हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे विज्ञान विषय से संबंधित पहले चैप्टर की। पहले चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यहाँ पर थोड़ा सा जो लाइट की वजह से थोड़ा सा कम ये लग रहा है, बाकी क्लियर है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण बहुत अच्छा चैप्टर है और यहाँ से करीब कम से कम मान के लिए 5 से 6 नंबर का प्रश्न बनता है इस चैप्टर से। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से समझते हैं कि हम कैसे इसको हल करेंगे, यानी कैसे हम इसके प्रश्नों को उत्तर देंगे। बहुत आसान है, बस पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने पूरा नोट्स आपके लिए बनाया है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये भी आपको मिल जाएगा। कमेंट करिएगा कैसे चाहिए तो हम इसको आपको बता देंगे। देखिए, रासायनिक समीकरण क्या होता है ये पहले पढ़ लेते हैं। तो रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन उस प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति को कहते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में दर्शाती है। क्लियर? रासायनिक समीकरण उस प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति को कहते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में दर्शाती है। इसकी परिभाषा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। क्या? रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें अभिक्रियक और उत्पाद को उनके रासायनिक सूत्रों के माध्यम से तीर जो चिन्ह होता है, चिन्ह से जोड़ा जाता है। क्लियर? आगे देखते हैं, इसके हम उदाहरण को भी देख लेते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण से निम्न प्रकार लिखा जाता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण से निम्न प्रकार लिखा जाता है। देखिए, 2H2 + O2 जब ये मिलकर बनता है तो 2H2O बनता है। ठीक है? H2 और O2 जब मिलकर बनाते हैं तो 2H2O हो जाता है। क्लियर? आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो H2 और O2 हैं ये अभिक्रियक हैं। क्या है? अभिक्रियक हैं। कई बार आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, OMR में या बहुविकल्पीय रूप में, तो ये याद रखना है आपको। और H2 क्या है? यानी H2O जो जल बना है ये क्या है? उत्पाद है। क्या है? उत्पाद। ठीक? चिन्ह जो है ये अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। ये चिन्ह जो होता है, देखिए यहाँ पे है ना, ये चिन्ह जो है ये अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। ठीक है? आगे की तरफ बढ़ते हैं। यही चीज़ है क्या? रासायनिक समीकरण के भाग। अब हम इस जो ये हमने पेन यूज की थी ये थोड़ा सा कम समझ में आता है, इसलिए हम इसको अब यूज नहीं करेंगे। ठीक है? आगे से ध्यान रखा जाएगा इसका। रासायनिक समीकरण के भाग। अभिक्रियक क्या होता है? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अभिक्रियक क्या होता है? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। हमने अभी बताया H2 और O2 ये अभिक्रियक हैं, ये भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में। ठीक? उत्पाद क्या है? जो अभिक्रिया के बाद बनते हैं वो उत्पाद होते हैं। तो यहाँ पर H2O जो है उत्पाद है, क्योंकि H2 और O2 की अभिक्रिया के बाद बना है H2O, तो ये उत्पाद हो गया जो अभिक्रिया के बाद बनते हैं। ठीक? आगे तीर प्रतिक्रिया की दिशा को दर्शाता है, हमने भी आपको बताया है। और आगे क्या है? गुणांक। अणुओं की संख्या संतुलित करने के लिए गुणांक होता है। ठीक है? आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या है। अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। जिस रासायनिक समीकरण में अभिक्रियक और उत्पादों में प्रत्येक तत्व की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया? जिस रासायनिक समीकरण में अभिक्रियक और उत्पादों में प्रत्येक तत्व की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक? इसको एक ये परिभाषा यहाँ पे एक और है, इसको भी देख लेते हैं। जब किसी रासायनिक समीकरण में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या
अभिक्रियकों और उत्पादों में बराबर होती है तब उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, जब किसी रासायनिक समीकरण में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिक्रियकों और उत्पादों में बराबर होती है तब उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आगे देखते हैं, यह क्या हो जाएगा, यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार होता है, जिसमें कहा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं की कुल संख्या ना तो बढ़ती है और ना घटती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनना, तो यहाँ पर C+O2 जो मिलकर CO2 बनाते हैं, और लौह और ऑक्सीजन से लौह ऑक्साइड का बनना, तो लौह ऑक्साइड में क्या होगा 4Fe+3O2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा F2Fe2 प्लस ये क्या हो जाएगा 2Fe2O3। क्लियर, तो लौह ऑक्साइड बन जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे तीसरा हो जाएगा मैग्नीशियम का जलना। मैग्नीशियम का जलना ये क्या हो जाएगा 2Mg+O2 क्या हो जाएगा 2MgO, क्या 2MgO। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इनको आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को रोक के भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसे चाहेंगे कि इसको ये फ़ोटो के रूप में आपके पास कैसे आएगा तो कमेंट करिएगा, तो हम उसको आपको बताएंगे क्या करना है। आगे देखते हैं। बाकी आराम से इसको हम फ़ोटो क्लिक करके डाल देंगे हम टेलीग्राम पे। टेलीग्राम जो चैनल है चंद्रा स्टडी पॉइंट, सर्च करके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप चाहेंगे तो व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखते हैं जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया, तो Zn+2HCl ये जो बनेगा क्या होगा ZnCl2+H2। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक उदाहरण और देखते हैं। क्या हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया, तो NaOH+HCl NaOH+HCl जब ये अभिक्रिया होगी तो NaCl और H2O बनेगा। ठीक है, आगे क्लोरीन और हाइड्रोजन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बनना, तो यहाँ पर H2+Cl2 जो मिलकर क्या बनाते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएंगे। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ से कई बार प्रश्न बनते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखते हैं। क्या लिखेंगे, पहला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे इसको एक दो बार पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तब यहाँ पर परिभाषा लिखनी रहेगी और एक उदाहरण लिखना रहेगा, इसलिए अच्छे से इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, पूरा परिभाषा एक बार फिर से पढ़ते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ याद भी हो जा रहा होगा आपको। क्या हो जाएगा, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं तो 2H2+O2 ये मिलकर क्या बनाते हैं 2H2O, यानी जल बनाते हैं, पानी बनाते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कोयले का दहन यानी कार्बन और ऑक्सीजन का CO2 बनना, तो कार्बन यानी C+O2 यानी ऑक्सीजन, जब ये क्या बनते हैं CO2, इनका जब रिएक्शन होता है अभिक्रिया होती है तो CO2 बनाते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, CO2 बनाते हैं। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं सल्फर और ऑक्सीजन का सल्फर डाइऑक्साइड बनना। क्लियर, तो S और O2 का जब यानी ऑक्सीजन का जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न।
क्या हो जाएगा। दूसरा है वियोजन, यानी इसको हिंदी में कभी कभी आपसे यह भी पूछा जा सकता है, अपघटन अभिक्रिया क्या है। अपघटन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। या फिर आपसे पूछा जा सकता है क्या वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो यही चीज़ लिखेंगे। बहुत अच्छे से समझकर आगे बढ़ते हैं। क्या लिखेंगे, जब कोई एक यौगिक गर्मी, प्रकाश या विद्युत द्वारा टूटकर दो या अधिक सरल पदार्थों में बदलता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब कोई एक यौगिक गर्मी, प्रकाश या विद्युत द्वारा टूटकर दो या अधिक सरल पदार्थों में बदलता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। उदाहरण के रूप में देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के अपघटन से चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे CaCO3 जब हम इसे गर्म करते हैं तो CaO प्लस CO3 बन जाता है, यानी चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। क्लियर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा, जल का विद्युत अपघटन। जब हम जल को पानी को हम बिजली देते हैं तो क्या होता है, H2 और O2 में ये अलग अलग हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, O2 का मतलब क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, और H का मतलब क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। फेरिक ऑक्साइड का अपघटन। जब हम फेरिक ऑक्साइड को गर्म करते हैं, क्या 2Fe2O3 को जब गर्म किया जाता है तो क्या हो जाता है, Fe प्लस 3O2 यानी लोहा और O2 में बदल जाता है। क्लियर हो गया। उदाहरण साथ में इसलिए बता रहे हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। जब कोई, आगे की तरफ थोड़ा सा खिसका लेते हैं। क्या हो जाएगा, जब कोई अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से हटा देती है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से हटा देती है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे जिंक कॉपर को उसके लवण से विस्थापित करता है, तो जिंक जो है कॉपर को उसके लवण से विस्थापित करता है। तो देखिए जिंक है Zn, कॉपर क्या है यहाँ पे, इसमें देखिए CuSO4, इसमें Cu जो है कॉपर है, SO4 में, तो यहाँ पर क्या हो गया, Zn हो गया SO4। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, Cu को इसने ट्रांसफ़र किया किसने, Zn ने, और इसके बगल में आ गया SO4 के, और ये कहाँ चला गया, जहाँ पर Zn था यहाँ पर Cu चला आया, इधर चला आया। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल आसान है। अगर आपसे यह अभिक्रिया दे दिए जाए, पूछी जाए कि ये जो समीकरण आपको दिया गया है इसमें कौन सा अभिक्रिया है, इसमें कौन सी अभिक्रिया है, ये पूछा जाए तो इसे बता पाएँ। याद रखिएगा, देखिए CuSO4 था तो यहाँ पर ये इधर चला आया तो हो गया ZnSO4 और Cu यहाँ पे अकेला हो गया। तो ये क्या है, यह विस्थापन अभिक्रिया है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको इंग्लिश में बोला जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हम हल करते हैं। क्या हल करेंगे देखते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको इंग्लिश में बोलेंगे, जब दो यौगिकों के आयन आपस में बदल जाते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट इसको बोल देंगे, प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड बोल देंगे इसको। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बेरियम सल्फेट बन गया, ये बेरियम सल्फेट बन गया, क्योंकि देखिए SO4 था, SO4 यहाँ पर Na2 को इसने इधर कर दिया और Ba यहाँ पर आ गया, Ba जो है Na2 के जगह पर आ गया और ये जो है इधर चला आया, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 ये है और 2 ये है, तो यहाँ पर क्या हो गया 2NaCl। ठीक है, दो किसका, Cl2 का, यानी Cl2 का 2 हो गया और Na2 का 2 हो गया, तो 2 हमने यहाँ पे कॉमन किया और यानी ये पहले आ जाएगा, दोनों का 2 अणु है ना, तो Cl2 Cl
यहाँ पर 2 पहले कर दिया तो Cl हो गया, और Na2 का तो Na2 का 2 बाहर किया तो यहाँ पे Na हो गया, तो NaCl और आगे हो गया 2, और यहाँ पे Ba जो है SO4 की जगह बगल में आ गया, तो BaSO4 प्लस 2 NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे की तरफ देखते हैं, अगला जो हम उदाहरण देखते हैं तो क्या है, AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NaNO3। ठीक, देखिए हमने यहाँ पे सारे चीज़ों के नाम भी लिखे हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। और एक काम और करिएगा आप सभी लोग, इन सब के नाम याद कर लीजिएगा। हो सकता है बहुविकल्पीय रूप में आपसे यही पूछ लिया जाए कि सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, तब उसे आप बता पाएँ। क्लियर है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या होगा, देखिए यहाँ पे NaCl था ना, तो Ag जो है NaCl के बगल में आ गया। Ag जो है ये यहाँ से हट गया, Cl है, Cl लिखा, और Na जो है इधर चला गया और यहाँ से Ag आ गया, AgCl NaNO3 हो गया। ठीक है, NaO3 जो Na है NO3 के बगल में आ गया। क्लियर, अब AgCl एक सफ़ेद अवक्षेप के रूप में बनता है, ये भी नोट पॉइंट में लिख सकते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या होगा, अपसंजन अभिक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं इसको। क्या होगा, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक तत्व ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉनों की हानि और दूसरा अपचयन यानी इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति करता है। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन निकल जाए, हाइड्रोजन जुड़ जाए या इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो, उसे अपसंजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हमने 2 चीज़ें इसीलिए लिखी हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक तत्व ऑक्सीकरण यानी इलेक्ट्रॉनों की हानि और दूसरा अपचयन इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति करता है, वही चीज़ यहाँ पे भी दोहराई गई है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन निकल जाए, हाइड्रोजन जुड़ जाए या इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो, उसे अपसंजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर, अब हम आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड का अपसंजन। तो यहाँ पे देखिए CuO प्लस H2, हम यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu और ये O है, ये इधर चला गया। क्लियर, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हटा और यहाँ पे ऐड हुआ। क्लियर, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई, हाइड्रोजन पुनः जुड़ जाएगा। आगे लौह ऑक्साइड का अपसंजन, तो Fe2O3 प्लस 3CO, यहाँ पे Fe है, यहाँ पे Fe इधर हो गया, O3 इधर चला गया। ठीक है, 3O3 तो 3 हो गया, आगे यहाँ पर ऐड हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल आसान है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा, संक्षारण। ठीक है, एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सभी धातुएं यानी जिसमें धातुएं वातावरण की नमी, हवा, जल या रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। इसे धातु का क्षय या जंग लगना भी कहते हैं। क्लियर है ना, यानी एक रासायनिक प्रक्रिया है क्या, संक्षारण। ठीक है, संक्षारण क्या है, संक्षारण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातुएं वातावरण की नमी, हवा, जल या रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। इसे धातु का क्षय या जंग लगना भी कहा जाता है। यहाँ पे जैसे देखेंगे उदाहरण, लोहे में जंग लगना, जब लोहा ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आता है तो उस पर लाल भूरे रंग की परत बन जाती है। ठीक है, ये याद रखना, जब लोहा ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आता है तो उस पर लाल भूरे रंग की परत बन जाती है। और अगला उदाहरण क्या है, चांदी का काला पड़ जाना। ठीक, आपसे ये पूछा भी जा सकता है, चांदी का काला पड़ जाना किसका उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं एकदम आराम से सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि कुछ भी आपको
कठिन न लगे और कुछ भी आप भूले नहीं। आगे देखते हैं, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। ठीक है, क्लियर है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं संक्षारण का कारण क्या है। तो संक्षारण का कारण क्या है? हवा में उपस्थित ऑक्सीजन, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन। अगला, जल की उपस्थिति। ठीक है, जल की उपस्थिति ये भी कारण हो सकता है। आगे है अम्लीय या क्षारीय रसायनों का संपर्क। एक चीज़ मैं आप सभी से और बताना चाहूँगा, यहाँ पे बहुविकल्पीय रूप में पूछा जा सकता है कि संक्षारण के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा नहीं है। 3 यहाँ पे दे दिया गया और कोई चौथा ऐसा रहेगा जो नहीं दिया रहेगा, तो आपको वही ढूंढ के बताना है। तो ये चीज़ें भी पढ़ते रहिए अच्छे से। आगे, संक्षारण को रोकने का उपाय, धातु पर पेंट या ग्रीस लगाना, धातु पर जिंक की परत चढ़ाना जिसे गैल्वनाइजेशन भी कहा जाता है, एनोडिक सुरक्षा ये भी कर सकते हैं। अब इसमें भी बन सकता है बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या बनेगा? संक्षारण को रोकने के उपायों में से नहीं है। 3 दे दिए जाएंगे, चौथा 1 दे दिया जाएगा, जो नहीं होगा उसमें बता देंगे हाँ यही वाला है। तो ये याद रखेंगे तो आसानी से उत्तर दे पाएंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या? विकृत गंधिता, वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक, विकृत गंधिता रोकने के उपाय। तो पहला जो उपाय है क्या है? प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करना। ठीक, उपयोग करके हम कर सकते हैं। दूसरा, शीतलन द्वारा। तीसरा, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर। ठीक, अगला है वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा। यहाँ पे एक नोट पॉइंट में इसको लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है या आगे जो एग्जाम होंगे आपके उसमें भी ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए इसको पूरा देख लीजिए। आलू के चिप्स की पैकिंग करते समय थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके विकृत गंधी होने से बचाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, आपसे परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए, आलू के चिप्स की पैकिंग करते समय थैलियों में कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है जिससे विकृत गंधिता को रोका जा सके। तो एक ही प्रश्न को कई बार घुमा के पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से समझिएगा, चीज़ों को पढ़ते रहिएगा। बाकी इसका नोट्स है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको आपको भेज देंगे। बाकी सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि ये क्लास कैसी लगी आपको। मैं विज्ञान से संबंधित सभी तरीके के प्रश्न आपको कवर करवा दूंगा, जो भी बोर्ड परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण होंगे। बाकी आपके मन में कोई भी कमेंट है, जो कोई भी प्रश्न है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बोर्ड परीक्षा की पूरी तैयारी यहाँ पर आपको करवाई जाएगी। सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।